भगवान सिंह कुशवाहा जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इससे बहुत कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी से आग्रह होगा कि उनको मर्यादा की पाठ पढ़ाएं। हमारे नेता चुनाव हार गए या हरवा दिए गए या जिन परिस्थितियों में जो भी परिणाम आया उसके बाद एनडीए को ये महसूस हुआ तो इस व्यक्ति को सम्मान करना पड़ेगा। चिराग जी हों या मांझी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों या नीतीश कुमार जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल एक हैं। तो अगर हमारे गठबंधन में से कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात बोलते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पे निकलने वाले हैं कल, और यात्रा से पहले ही बिहार में सियासत हो रही है। एक तरफ जेडीयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है। उसके बाद जो आरएलएम है उसके द्वारा भी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ राहुल जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलएम के। जिस तरह से आप लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं उससे पहले ही आपके सहयोगी आपकी यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपके नेता पे। नहीं, देखिए, ये सहयोगी की बात नहीं है, ये किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है। बहुत स्पष्ट है कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कल 25 तारीख को कुर्था से बाबू जगदेव जो शहीद भी हैं उनकी प्रतिमा के स्थल से निकलेगी हमारी यात्रा, और पूरे शाहबाद के क्षेत्र में पहले चरण में पूरे शाहबाद के क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रेम, जो अनुराग, जो दुलार हमारे नेता को जन समर्थन मिलता रहा है शाहबाद के क्षेत्र में, वो फिर से मिलेगा और बहुत मजबूती से मिलेगा। भगवान सिंह कुशवाहा जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इससे बहुत कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है। कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में लोग भूल जाते हैं दलों की मर्यादा, गठबंधन की मर्यादा। तो मैं उनको मर्यादित पाठ सिखाऊं, उससे मर्यादा की पाठ सिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हैसियत पूछ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है। अरे हैसियत तो ये है कि आज एनडीए के अंदर हमारे नेता चुनाव हार गए या हरवा दिए गए या जिन परिस्थितियों में जो भी परिणाम आया उसके बाद एनडीए को ये महसूस हुआ कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में ये परिणति नहीं चाहिए तो इस व्यक्ति को सम्मान करना पड़ेगा। और एनडीए ने जब ये फैसला किया होगा कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर से सदन भेजना है, तो मैं निश्चित तौर पर ये समझता हूँ कि दलों ने एनडीए ने इस पर समीक्षा की होगी। अब भगवान सिंह कुशवाहा को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह होगा कि उनको मर्यादा की पाठ पढ़ाएं, गठबंधन की राजनीति सिखाएं उनको। नहीं तो इस तरह की चीज़ों से हमारा कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो छवि है वो लोगों के बीच संघर्ष करने की छवि है, लोगों के साथ सामाजिक न्याय से लेकर के रोजी रोजगार पर खड़े होने की छवि है। और वो छवि हमारी कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। हमारी कोशिश है कि जो लोग भी एनडीए को शाहबाद के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान अपना समर्थन नहीं दिए, उनके पास हम जाएंगे, उनके बीच जाएंगे और उनको हम फिर से एनडीए के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम विधानसभा चुनाव में शाहबाद के क्षेत्र में शानदार सफलता दिलाएं, ये हमारा प्रयास होगा। इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से काराकाट में चुनाव हारते हैं तो शाहबाद में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति होती है और शाहबाद में एनडीए की हालत खराब हो जाती है, पूरा शाहबाद ही समाप्त हो जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा का लोग और आप लोग भी मानते हैं कि इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब शाहबाद से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैं इसको कर्ज उतार रहे हैं। नहीं, कर्ज उतारने की बात नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन पॉलिटिक्स सोचते हैं, एनडीए सोचते हैं, कैसे गठबंधन मजबूत हो, कैसे एनडीए मजबूत हो, आगामी 2025 के चुनाव में कैसे शाहबाद के क्षेत्र में एनडीए शानदार प्रदर्शन करे, हम ये सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लक्ष्य को फिर से बिगाड़ना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं कि कुर्था से जो यात्रा निकलेगी पहले चरण में और औरंगाबाद के गो और दूसरे जगहों से होते हुए सासाराम जिला में पहुंचेगी और फिर वहां से आरा के क्षेत्र में पहुंचेगी,
तो मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी की रणनीति है कि पहले फेज में हमारी यात्रा उन इलाकों में हो जहाँ पे एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं 2020 में भी आपको मालूम होगा कि हम लोग एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे और हमारे उम्मीदवारों को, जब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थे तो उस वक्त हमारे उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया था और इसका नुकसान हुआ था एनडीए को। तो हमारी कोशिश ये है कि एनडीए 2020 से की जो परिणाम रहे हैं उससे अलग 2025 में 225 का जो लक्ष्य है उसमें शाहबाद की भूमिका बहुत बड़ी हो, इसके लिए हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक तरीके से हम एनडीए गठबंधन को हम अलग तरह से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके ऊपर, आपके नेता के ऊपर भगवान सिंह कुशवाहा हमलावर हैं, जीतन राम मांझी चिराग पासवान पे हमलावर हैं, बीजेपी कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं या तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि समीक्षा बैठक नीतीश कुमार बुला रहे हैं लेकिन विभाग के मंत्री कोई नहीं रह रहे हैं बीजेपी कोटे का, तो एनडीए में ठीक नहीं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी एक भी बैठक उन्होंने चुनाव के बाद वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले तमाम दलों को लेकर के कोई एक बैठक उन्होंने किया हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन मैं आपको 10 उदाहरण दूंगा जहां नीतीश कुमार जी की मुलाकात एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं से है, नड्डा जी की मुलाकात एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं से है, माननीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए के घटक दल के तमाम नेताओं के साथ है। आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं वो हम समावेशी पॉलिटिक्स करते हैं, सबको लेके चलने की पॉलिटिक्स करते हैं। अगर कोई बात है तो अगर हमारे गठबंधन में से कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात बोलते हैं, कोई व्यक्तिगत तरीके का कोई मामला नहीं है। सीधी बात है कि चिराग जी हो या मांझी जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो या नीतीश कुमार जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, कोई भी नेता जो शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड और थर्ड लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल एक हैं और एकताबद्ध तरीके से एनडीए को 2025 में 225 यानी 2010 के जो आंकड़े थे उससे बेहतर परिणाम की दिशा में क्या प्रयास हो सकता है वो सब लोग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं जा रहा है। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो बहुत यूनिक गठबंधन है। यहाँ हर व्यक्ति अपना काम बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहा है। अगर चिराग जी की मैं बात करूं तो वो कैसे फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकता है उस पर काम कर रहे हैं। मांझी जी गया सहित पूरे बिहार के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, एमएसएमई या छोटे मझोले उद्योग कैसे आ सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ललन बाबू पंचायती राज में बिहार को कैसे फंड मिल सकता है या कैसे चीज़ें हो सकती हैं उस पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को घूम घूम करके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, ये डेवलपमेंट पे, निवेश पे, एयरपोर्ट पे, हाईवे पे आप देखिए तमाम समीक्षा कर रहे हैं। उसी तरह से चाहे आप डिप्टी सीएम की बात ले लीजिए तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बिहार कैसे डेवलप हो ये मुद्दा है कि हम सब लोग एक ही कार्यक्रम में हर समय दिखे, ये मुद्दा है बिहार का विकास, मुद्दा है बिहार की जो इच्छा और आकांक्षा है उसको समझना और उस पर काम करना। आज के ही अखबार में प्रिंस जी मैं आपको बताऊं, आज बहुत ज़बरदस्त एक आंकड़ा आया है कि बिहार के अंदर महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है पिछले 10 साल के अंदर बहुत तेज़ी से बिहार के अंदर घटी है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जब से नीतीश कुमार जी ने मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया है, चाहे नौकरियों के माध्यम से, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, तो महिलाओं के अंदर जो घर से निकल करके जीडीपी में जो योगदान करने की जो भूमिका है वो बिहार को अगले 10 साल में, 15 साल में आप देखिएगा बिल्कुल ये मिरेकल तरह से बिहार डेवलप करेगा। और हम लोग चाहे जो कहीं भी हों, हम भले एक दूसरे से हर कार्यक्रम में न मिलते हों, लेकिन जिस मजबूती से बिहार के डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं, कम से कम हम कार्यकर्ता सम्मेलन करके दुबई नहीं घूमने चले जाते हैं। हम मुकेश सहनी जी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई विभत्स घटना हो जाती है तो दुख प्रकट करने के लिए भी मुझे 10 दिन का समय नहीं लगता है। ये परिस्थिति ऐसी है जहाँ एक नेता
को प्लेट में सजा करके राजनीति मिली है और एनडीए के ज़्यादातर घटक दलों ने अपनी बुनियाद अपने मेहनत के बल पर खड़ा किया है। और बुनियाद और मेहनत क्या है? लोग, उसकी तरक्की, उसकी भलाई। तो आपने देखा हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि डिप्टी सीएम किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि बिहार में विकास कैसे हो। तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं बिहार से, जो वो लगे हुए हैं बिहार के विकास के लिए। इसके साथ ही बता रहे हैं कि किस तरह से कुर्था से यात्रा उपेंद्र कुशवाहा जी का शुरू होगा और शाहाबाद इलाके में किस तरह से जो वोटर, एनडीए के जो वोटर हैं और चाहे तमाम जो कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, उन्हें कैसे साधा जाए, इसको लेकर यात्रा उपेंद्र कुशवाहा शुरू कर रहे हैं कल से। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।